दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने काफी रेंज दिया है आपके ग्रोथ प्रोजेक्शन का। 5.4 से 5.9% जो मैं देख पाया हूं अभी तक। हमारी ओरिजिनल बेंचमार्क 6% की थी नेक्स्ट ईयर के लिए, पर 5.4 से 5.9 सारी अनसर्टनिटी मेरे हिसाब से, जो अभी मॉनसून की अनसर्टनिटी है, इराक की प्रॉब्लम है, आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी कंटिजेंसीज को कवर कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सेफ एस्टिमेट लगाया गया है। बाकी कई चीजें जो क्वालिटेटिव कही गई हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जैसे कि फ्यूल प्राइसिंग के ऊपर, जैसे आपके सब्सिडीज के ऊपर, फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे ख्याल में कल हम जो बजट के अंदर इसका रियल प्ले आउट देखेंगे कि नंबर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो बजट कल आएगी, ये हमें 4-5 साल की दिशा दिखाने वाली बजट होगी। इकोनॉमिक सर्वे 2013-14, इकोनॉमिक सर्वे 2013-14, स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स। तो कल बजट आने वाला है, राजस्थान को अपनी तरह से आस है। कुछ लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है जो राजस्थान लंबे समय से आस लेकर के बैठा रहा है। पानी पर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, एक लंबे वक्त से आस की जाती रही है, लेकिन काम इस पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बीकानेर को मेगा फूड पार्क बना दिया जाए, नदियों को जोड़ने की जो योजना है उसमें राजस्थान को पैसा मिल जाए, राजस्थान को कोयले की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे। ऊर्जा को लेकर के अर्चना जी की सरकार के वक्त में बहुत ज्यादा निवेश किया गया था, कोशिशें की गई थी, कोयला मिला नहीं, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछ स्मार्ट सिटी बना दिए जाए, कई सारी चीजें ऐसी है जिस पर की बात होती हुई दिखाई देनी चाहिए। अर्चना जी, आपका क्या मानना है, आपको कितनी आस है इस सरकार से, और क्या कुछ आप चाहती हैं कि कल के बजट में हो, एक फ्रूटफुल तरीके से अगर मैं सोचूं, आरोप से इतर जाके? नहीं, आरोप की बात नहीं रहा, और हम लोग वैसे भी सकारात्मक विपक्षी भूमिका में हैं और इसकी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। आपने जब इस टॉक को शुरू किया तब आपने कहा आस्था और टेकन फॉर ग्रांटेड, दो चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया। आस्था वो थी जनता ने जो उनके प्रति दिखाई, एक विश्वास, और विश्वास का नतीजा कि 25 के 25 सांसद और 163 विधायक जिता करके दिए। और टेकन फॉर ग्रांटेड तब हुआ कि जब 25 सांसदों में से एकमात्र राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, वो भी जिन पर एक गंभीर आरोप है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ जी, अभी शंकर जी कह रहे थे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये जब शब्द आता है ना, कुछ ना कुछ, यथोचित की जगह कुछ ना कुछ, क्योंकि रेलवे बजट में भी कुछ ना कुछ हुआ। वो इतना छोटा कुछ था कि उसको देख करके कहते ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। तो मुझे लगता है कि यूनियन बजट में भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसका एक कारण, इसे राजनीतिक आरोप मत समझिएगा, जब दो एक सी प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, तब ऐसी अवस्था में जो सुपरसीड करता है वो जो उससे नीचे के स्तर पे होता है उसके साथ न्याय करने की क्षमता नहीं रखता। क्षमता इसलिए कहती हूँ कि उसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए। तो ये स्थिति राजस्थान के लिए बहुत गलत है। दूसरी बात, इन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कह दी कि सब यूपी के शासन में ये स्थिति थी। 2006 में जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स बनाने वाले लोग, जो यूपीए के प्रधानमंत्री जो भारत के थे मनमोहन सिंह जी, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग, वो लोग आज इनके सलाहकार हैं और वही रिकमेंडेशंस ये फॉलो करना चाहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो उसको आप स्थापित करके बताइए। तो स्थिति ये है कि आप कहते हैं कि 10 साल में ये करके छोड़ दिया, आप उन्हीं के रिकमेंडेशन मान रहे। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको कि कल आने वाले बजट में जनता के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि जनता को मिलने वाली जो सुविधाएं उनकी कटौती की जाएगी। क्योंकि स्ट्रेचर पर चल रही विश्व की अर्थव्यवस्था को तो हमने फिर भी संभाले रखा, लेकिन जिस स्ट्रेचर पर चलती अर्थव्यवस्था को पटरी पर हम लेकर के आए, उसे बेपटरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अल्पना जी के मैं पास जाता हूं। अल्पना जी, क्या इसको कुछ इस तरह से कुछ उल्टा करके सोचने की जरूरत है? अब तक जो बजट हमने देखे या हम जो देखते सुनते आए पिछले 10 साल से, लोक लुभावन होते थे, फायदे देकर के जाते थे, लेकिन इस बीच राजनीति से अलग हट करके अगर सोचा जाए, देश की अर्थव्यवस्था को समझ करके अगर बजट बनाया जाए, तो कड़वी दवा देना एक मजबूरी होती है और इसको भूलना नहीं चाहिए। पिछले 10 सालों में एक पॉलिटिकल कंपल्शन था कोalition गवर्नमेंट का, उस कारण से बैलेंस बनाए रखने के लिए, वोट बैंक बनाए रखने के लिए इस तरीके के लोक लुभावन जो भी कार्यक्रम थे वो सरकारों को करने पड़ते थे। लेकिन अब मोदी सरकार को एक पूर्ण स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, इसलिए मुझे ये लगता है कि अब लोक लुभावनी उन घोषणाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सरकार एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर सकती है, एक वो डायरेक्शन सेट कर सकती है।
आज पहला बजट कल पेश होगा, उसके बाद में आने वाले सालों में वो उसी डायरेक्शन में अगर चलेगी तो हो सकता है कि हम जो बेपटरी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था उसे हम पटरी पर लेकर आए। इसलिए निश्चित ही यह बजट उन पिछले बजटों से इस मायने में डिफरेंट होगा, होना भी चाहिए। वैष्णव साहब, अब आपके पास में आता हूँ। आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब रेल बजट आया था कई प्रतिक्रियाएं मुझे ऐसी भी सुनने को मिली थी जिसके अंदर लोग ये कह रहे थे कि बशर्ते आप पैसा बढ़ाएं, बशर्ते आप कुछ भी करें, कड़वी दवा कितनी दे दें, लेकिन अगर सुविधाएं देते हैं और अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो हम उसके लिए तैयार हैं, यानी सरकार के कदमों पर विश्वास है। क्या व्यापारी वर्ग, अगर कड़वी दवा दी जाती है या फिर कुछ कड़े फैसले लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के मद्देनजर आप लोग तैयार हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, व्यापारी और उद्योगपति पर इन कड़वी दवाओं का खुद पर तो कोई असर होने वाला है नहीं। सही बात है। ये सारी की सारी चीज हम लोग जनता से वसूल करते हैं और वो सरकार को देते हैं। व्यापारी और उद्योगपति ये चाहता है कि सिस्टम में उसको व्यापार करने की आज़ादी दे, उद्योग लगाने की आज़ादी दे। ये विदेशों से तो एफडीआई लाने की 50 कवायद कर रहे हैं, उसके लिए शिविर भी लगाते हैं कि एनआरआई आके निवेश करे, लेकिन जो देश का ही आदमी उसको लाइसेंस देने के लिए 4-4, 6-6 महीने तक परेशान किया जा रहा है, या साल भर लग जाते हैं, किसी उद्योग में तो 5-5 साल तक लगते हैं। हाँ, कल फ्रांस वाले आ रहे हैं रामबाग में। हम लोग इस कोशिश में हैं कि सरकार को, अगर केंद्र की सरकार को 1 महीना ही हुआ है तो राज्य की सरकार को यहाँ 6-7 महीने हो गए, कम से कम उसको तो व्यापारी उद्योगपति को दिखाना चाहिए था कि सिस्टम के अंदर सुधार हो रहा है। और अभी हमारे को कहीं से भी इस तरह का कोई आभास नहीं हो रहा कि राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हो गया। और अब बस हमारी जो आस है कल के केंद्रीय बजट से है कि वो किस तरह से हमारी CST हटवाए और किस तरह से एक्साइज के लगाए और फिर सर्विस टैक्स को पहले की तरह 8% करे। चलिए, व्यापारी वर्ग का कहना है कि वो बीच में होता है, सरकार जो घोषणाएं करती हैं उसको लेकर के अगर अंतिम रूप पर कोई परेशान होता है या जिसकी जेब से पैसा निकलता है वो आम जनता होती है, वो दर्शक होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घोषणा होती तो सीधे उसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला होता है, उसमें उद्योगपतियों या व्यापारियों का कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि इससे इत्तेफाक रखने वाले हो सकता है कि बहुत कम लोग हों, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि भंवर जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, भंवर जी से पूछें क्या उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा होता है नहीं है। ब्रेक के बाद। सरकारें बदली, रूप बदला, लेकिन रंग नहीं बदला। वही प्रशासनिक तंत्र, वही प्रकार गरीब का हटना और गरीब का अत्याचार, गरीब का जुर्म, गरीब रोटी के लिए संघर्ष करना, आज़ादी से लेकर आज तक वही स्थिति गरीब की बनी है। बजट आएगा तो मतलब यही सोचना है कि रोज़गार मिलना चाहिए बेरोजगारों के लिए, और मतलब जो हमें उम्मीद है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करा हुआ है तो बेरोजगार हैं, तो आज हमारी यही उम्मीद है कि रोजगार मिले। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सब्जबाग कैंपेन में दिखाए गए, सब्जबाग आपको रेलवे बजट में दिखाए गए। आपको बात की गई चकाचौंध करने के लिए एक बुलेट ट्रेन की और 19-20 स्टेशनों की। इस देश में कितने स्टेशन हैं? और आप और हम और हमसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो कितने स्टेशन इस्तेमाल करते हैं? 8,500। 8,500 स्टेशनों में को अगर भूलकर आप 19-20 को चमकाएंगे, हीरे की चमक देंगे, वो 19-20 के लिए अच्छा है। लेकिन आप भूल गए क्या करेंगे बाकी 8,500 स्टेशंस के बारे में। अरे भाई, बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि महंगाई पे काबू लाएंगे। सरकार बनने के बाद दुगनी तिगनी कर दी है। रेल, तेल, सब्जी, प्याज, अंडा, दूध, घी, शक्कर, कहीं पर कोई पता ही नहीं बत रही है। तो हम आम आदमी की आवाज़ को उठा के सड़कों पर उतरे हैं, ज्ञापन लिख के दे रहे हैं कलेक्टर साहब को कि सरकार को सचेत करे, महंगाई को काबू में लेके आए, नहीं कि हम लोग जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो बिग फाइट लाइव में आज हमने सवाल पूछा था कि क्या राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर और firstindianews.com पर आपके जवाब हम तक पहुंचे। 80% जनता का यह कहना है, दर्शकों का यह कहना है कि हाँ, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 20% का कहना है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा
नहीं मिलना चाहिए, शायद मुझे लगता है 20% राजस्थान से बाहर के लोग। तो बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान को कल के बजट में क्या कुछ मिलना चाहिए, क्या कुछ उम्मीदें राजस्थान की है। एक लंबी फेहरिस्त है, राजस्थान जो कुछ चाहता है कि उसको मिले। और अग्रवाल साहब के पास इन तमाम बातों को लेते हुए मैं जाना चाहता हूं। विशेष राज्य का दर्जा है, फूड पार्क की मांग है, रिन्यूएबल एनर्जी हब, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, विंड एनर्जी की बात हो रही है। राजस्थान में एक लंबा इलाका है, लंबी पट्टी है सीमावर्ती इलाकों की, जिसकी की ये डिमांड है। 25 सांसद राजस्थान से चुन करके भेज दिए गए। इसका क्या दूसरा मतलब अग्रवाल साहब, दूसरे शब्दों में यह है कि संसद के, लोकसभा के अंदर राजस्थान में अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। अगर इन मांगों पर बात नहीं होती तो उसका विरोध करने वाला कोई दूसरी पार्टी का नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं। देखिए, कोई भी मांग करने वाला नहीं होगा ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर के सारे इश्यूज अलग अलग मंत्रियों के सामने बहुत डिटेल में रख के आई है और बाकायदा लिखित में दिया है। अब उसमें से कितना होगा नहीं होगा वो तो कल अपने को पता लगेगा। अभी एक अभिषेक मनु सिंघवी जी का एक स्टेटमेंट आ रहा था, तब मुझे एक बात याद आ गई पुरानी। 9 या 10 की बात है, जब आचार्य तुलसी जिंदा थे। तो आचार्य तुलसी जी का यहाँ एक कार्यक्रम था, 4 महीने जो चौमासा जो करते हैं, तो उसमें हमारे प्रवक्ता थे प्रकाश जावड़ेकर जी, वो दिल्ली से आए थे उसी कार्यक्रम से उनसे मिलने के लिए। तो मैं उनके साथ गया था, तो वहाँ पर आचार्य ये अपने अभिषेक मनु सिंघवी साहब भी बैठे हुए थे। तो हम भी जाके बैठे तो दोनों पार्टी के लोगों को, उन्होंने प्रवक्ताओं को जब देखा तो आचार्य तुलसी जी ने जो बात कही थी वो अक्षर से आपको कह रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो बात ये, आप अपनी राजनीति कुछ भी करो पर कुछ मुद्दे तो ऐसे छांटो जिसके ऊपर की क्या आप राजनीति को छोड़ करके कि भाई इन दोनों मुद्दों पर तो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर काम करेगी कि भाई चाहे देश की रक्षा का मामला है या डेवलपमेंट का मामला है या गरीब जनता के लिए कोई मांग है। उन्होंने स्पेसिफिक भी कहा, 2-3 बातें, छोटी मोटी बातें कही। तो उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके देश की जनता के लिए आप ये अपनी राजनीति अलग जगह करो, लेकिन दोनों लोग क्या मिल नहीं सकते कि भाई कुछ मुद्दों को छांट लें आप और छांट करके ये कहें कि भाई इन मुद्दों के ऊपर हम कॉमन काम करेंगे और करेंगे। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर 9/11 का जब हमला हुआ था, उस वक्त सब लोग बातचीत कर रहे थे। उस वक्त वहां पर जॉर्ज बुश जब राष्ट्रपति थे तो पूरा विपक्ष उनके साथ था। उन्होंने कहा पूरे हमलावरों को तुरंत पकड़ना चाहिए। उन्हें कहीं भी किसी भी सरकार के, बहुत वाजिब बात है आपकी, मैं समझ रहा हूं, सरकार की खामियों की बात नहीं, कलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एक स्वर में बोलना चाहिए। विडंबना ये है, आपका तर्क इस लिहाज से फेल है कि 25 के 25 सांसद आपके हैं, कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। यहाँ कलेक्टिव अप्रोच आपकी चाहिए, आपकी यूनिटी चाहिए कि आप लोग जाएं और इतनी हिम्मत तो दिखाएं कि मोदी के सामने जाकर के वो सांसद कम से कम ये कह पाए कि मेरे इलाके की ये जरूरतें, इसको आप पूरा करें। नहीं, वो तो कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे। वो तो सांसद कल रेलवे बजट के बाद में भी मिले हैं, अलग से बात करी है। जो भी होगा उसमें होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसमें मिलने का तरीका है। जैसे वैष्णव जी ने ये बात कही कि भाई 3% CST खत्म करने की बात हमें कही थी और वो CST खत्म नहीं हुआ, वैट लागू हुआ। उस पूरी प्रोसेस में साथ था, वैष्णव जी मेरे साथ थे, हम कमेटी में बैठते थे साथ में। और दिल्ली में भी एक मीटिंग में मेरे को जाने का मौका मिला। असीम दास जी गुप्ता उसके अध्यक्ष थे वेस्ट बंगाल के, और पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे। उस वक्त भी हम बाहर आकर के जब बात करते थे तो ये लगता था कि पी चिदम्बरम साहब ये 3% CST हटाने वाले नहीं है। इन्होंने कह तो दिया कि भाई वैट से अगर कोई घाटा पूर्ति होगी तो हम CST हटा देंगे या ये कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। और GST के लिए हमने कहा तो ये तो समस्या जब हल होगी इनकी, जब GST आ जाएगा। CST वाली बात तो ये पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार सरकार को मुंह लग जाता है, पैसा आ रहा है तो कोई भी सरकार हो वो चलता रहता है। 10 साल तक चलाता रहे तो और आगे चलाते आपने बड़े दिल से स्वीकार किया, ये बात बहुत अच्छी है कि आपने कम से कम ये बात तो स्वीकार की। रेवेन्यू आ रहा है ना, किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू को डिक्लाइन करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि 16-17-18 हज़ार करोड़ रुपए का बजट है, उसके अंदर से सारा जो 17-18 लाख करोड़ रुपए का बजट है उसमें से जो कोई भी कट होता है तो सरकार को दिक्कत आती है। उसमें से कहीं न कहीं पूर्ति करने की सरकार बात करती है। जब 5वें साल में सरकार होती है तो फिर वो उसको बांट भी देती है दोनों हाथों से। हाँ, वो ठीक है ना। शेखावत साहब, अब थोड़ा सहयोग की बात भी हो जाए, वो तो सहयोग के लिहाज बढ़ा रहे हैं। मैं अभी यही बात बता रहा हूँ कि देखिए वैष्णव जी ने एक बात रखी यहाँ पे कि हम बहुत परेशान हैं, जनता भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। ये हमारे लोग जो है विदेशी लोगों को जाकर के कह रहे हैं आप आ जाइए, अरे घर वालों को संभाल नहीं रहे हो। आज मैं आपको पड़ोसी, आप कहते हैं ना चाइना की बात आप कर रहे हैं, चाइना की पोजीशन ये है, वैष्णव जी ने जो कहा कि आज इनको 6-6 महीने साल भर तो अप्रूवल में लगता है। चाइना में अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, आप एक एप्लीकेशन लगा दो, तमाम डिपार्टमेंट उसके पास आते हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और 3 दिन के अंदर उसकी सब कुछ चीज ओके हो जाती है। उसको कहीं भ्रष्टाचार के जरिए पैसा नहीं देना होता। यहाँ इस देश में जितने बैरिकेड्स हैं वो पैसा खाने के लिए। एक मिनट प्लीज, अब बैरिकेड्स जो लगा रखे हैं वो क्यों लगा रखे ये खुद भी जानते हैं, इनको कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। आज बाजार के अंदर व्यापारी को हर महीने रिश्वत देनी पड़ती है, मैं बोल रहा हूं, यानी कि आज भी दे रहे हैं।
आज भी मंथली किस्त देते हैं इंस्पेक्टरों को। हाँ। हर इंस्पेक्टर को देते हैं, हर डिपार्टमेंट को, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर हो, सबको रिश्वत इनको देनी होती है। पर राजस्थान की तुलना में कुछ गलतियां भी करते होंगे, कुछ गलतियां भी ये करते। आज अगर देश को सुधारना है तो एक प्लेटफॉर्म पर लेके व्यापारी जो देश के हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इस पैसे को विदेश नहीं ले जाए, ऐसा काम करना चाहिए। जो काले धन की बात हो रही है, काला धन बनता कहां से? टैक्सेस की चोरी से। तो आज ये टैक्सेस की चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि टैक्सेस बहुत अनाप शनाप गलत तरीके से लगाए। तो टैक्सेस की छूट इनको होगी ना तो जनता राजस्थान की आस पे भी 2-4 शब्द कह दीजिए कि आप कितना समर्थन में और क्या क्या आस आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि देश, राजस्थान में नहीं पूरे देश में जो है खाद्य सुरक्षा लागू होनी चाहिए। ठीक है। मुफ्त शिक्षा लागू होनी चाहिए देश के बच्चों के लिए। अगर देश का विकास चाहते हैं, बालिका शिक्षा पे विशेष ध्यान देके उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा सब कुछ उसको मिलना चाहिए। महिलाओं का 50% आरक्षण पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये करना चाहिए देश की सरकार को। आज जो ये वेट वगैरह जगह जगह अलग अलग है, पूरे देश में समान कर प्रणाली होनी चाहिए, जिससे जो टैक्सेस की चोरी है बंद होगी। आज पेट्रोल दिल्ली में और हरियाणा में अलग भाव है, राजस्थान में अलग भाव है, ये बंद होना चाहिए। ये एक देश है, यहाँ अलग अलग मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए टैक्सेस फिजिबल है कि नहीं? फिजिबल है कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दुनिया के देश कर रहे हैं। जब हम भारत को एक देश कहते हैं, एक बात सुनिए, राज्यों की बात फिर आप बंटवारा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, फिर बंटवारे की बात कर रहे हैं ना, एकता की तो बात ही नहीं कर रहे। जब आप ये कहते हैं 36 कौम और पूरे देश को साथ लेके चलेंगे तो टैक्सेज अलग अलग क्यों? राजस्थान के तकनीकी पहलू पहले तकनीक कुछ नहीं होती है, देश की सरकार चलाने वालों। नहीं, मैं थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के लिए अल्पना जी थोड़ा समझा देंगे क्या यह संभव है? नहीं, अल्पना जी ने तो कह दिया, ये उस वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जो देश को चला रहे हैं, आईएएस लॉबी ना, उनसे संबंधित रखती है। तो ये तो कड़वी दवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो उस गरीब को नहीं देख रहे जिसके पास पैसा नहीं है। बाबर जी, अल्पना जी को सुनते हैं। चप्पल पहनने के लिए उसको ही नहीं देख रही है। तो ये तो कड़ी कड़वी दवा दे दो, इन्होंने तो कह दिया आपके सामने। तो ये कोई तरीका थोड़ी है? समाज में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति तो देखो। अगर मैं कड़वी दवा लेने लायक हूं, मुझे अगर शॉक दे दिया इलेक्ट्रिकल तो मरूंगा ना मैं तो। बाबर जी, आप तो अपने को छोड़ के सबका विरोध कर रहे हैं। अल्पना जी तो बिल्कुल तटस्थ है, उनके तो सुन लीजिए। अल्पना जी नहीं, तटस्थ नहीं है वो। अल्पना जी आप सुनिए। शेखावत जी, पहली बात तो ये है कि मैं आईएएस लॉबी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ। यहाँ पर आईएएस वर्क से नहीं हूँ, मैं एक एकेडमिशियन हूँ मैं, और एकेडमिशियन के तौर पे मैं एक तटस्थ अपना तर्क दे रही हूँ। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ऐसा कर दिया जाना चाहिए। मैंने ये कहा ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें ये करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने नहीं कहा था ना कि साहब हम देश को कड़वी दवा देंगे? अगर वो पहले इलेक्शन में बोलते तो उनको कड़वी दवा दे दी थी पब्लिक, उनको बता देती उनके हाल क्या है। 2 सीट पे समेट दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। आप ही के दिए सुझाव के समर्थन में बोल रही है कि हाँ ये संभव है। मैं यही सुनना चाहता हूं। राहुल जी, एक्चुअली पूरे पैनल में मैं एक अकेली एकेडमिशियन हूँ, बाकी सारे पॉलिटिशियंस हैं, इसलिए मेरी बात भी मुझे रखने दीजिए आप यहाँ पर। मैं संक्षेप में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जीएसटी अगर रोड मैप अगर दे देती है कल सरकार, उसका डायरेक्ट टैक्स कोड अगर दे देती है, तो शेखावत जी की जो समस्या है, अलग अलग जो टैक्स स्ट्रक्चर में जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो दूर की जा सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी कमेंट आपसे अग्रवाल साहब, कितनी उम्मीद रखें, कितनी उम्मीद रखें हम कल के बजट से? निश्चित रूप से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीदों को कम क्यों करें? अभी तक तो कुछ दिया नहीं और कल भी कुछ देने वाले नहीं राजस्थान को मोदी जी। अर्चना जी, आपकी तरफ से। देखिए, अब यही जब कह रहे हैं कुछ ना कुछ उम्मीद, तो मुझे लगता है उम्मीद बिल्कुल कम है। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी शंकर जी की, कि कम से कम इनको सत्ता मिली तो ये एहसास तो हुआ कि कलेक्टिव अप्रोच हो तो अच्छा हो सकता है। तो एक सजेशन मेरा इनको है कि 25 सांसद हैं आपके पास, आप हिम्मत जुटाइए, अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत जुटाइए, तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल साथ आएंगे। लेकिन स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री वहां जाकर राजस्थान की बात रखती या नहीं रखती वो एक अलग बात है। वो वहां जाकर के सिर्फ यही लाइजनिंग करने में लगी हुई थी कि उनके लोगों को मंत्री बना दिया जाए, उसमें सफलता नहीं मिली। तो ऐसी अवस्था मुझे नहीं लगता कि राज्य को विशेष आपकी कितनी आस है, व्यापारी वर्ग को कितनी आस है? संक्षेप में। मुझे आस भी है, और शायद आगे इसी साल में जो विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं उसके परिणामों को भी सरकार ध्यान रखेगी। व्यापार उद्योग अच्छे से अच्छा चले, इसके लिए उनको सिस्टम के अंदर सुधार करना पड़ेगा, सर्विस टैक्स को कम करना पड़ेगा, एक्साइज की लिमिट्स बढ़ानी पड़ेगी, और अगर ये नहीं करते हैं तो वही व्यापार उद्योग बाकी राज्यों के अंदर इसका जवाब। व्यापारियों ने ये कहते हुए ये समझा दिया कि वो भी पॉलिटिकल सोच रखते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने, तो संभल करके चलिएगा। ये भी एक कहने का नजरिया। बिग फाइट लाइव में आप तमाम दर्शकों, आप तमाम पैनल में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों का शुक्रिया कि आप
इस चर्चा में लगातार हमारे साथ रहे। बड़ी अहम बात है, इसको यहां से समझना जरूरी, राजस्थान अपनी तरफ से आस रखता है, आस रखते हुए सालों से हम सरकार के पास जाते रहे, लेकिन कल 25 सांसद देने के बाद में मोदी हमारी आस को कितनी तवज्जो देते हैं। वो मोदी जो यहां वहां जहां तहां कहीं भी राजस्थान में गए, पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। अब कल के दिन से आस है, इस उम्मीद के साथ कि कल का बजट पिछले बजट से कहीं बेहतर होगा, आने वाला दिन बहुत बेहतर होगा और खुशियां लेकर के आएगा, विकास लेकर के आएगा, व्यापारियों की भलाई होगी। इस उम्मीद के साथ बिग फाइट लाइव में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत।